कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है बेटा। चिराग क्या 90% थ्योरी है ना, मैं देखा था 90% थ्योरी है ना इसमें बस। नहीं थ्योरी नहीं है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, थ्योरी मत सोचो इसमें। चिराग वो हम बता रहे हैं वो आप ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर पाओगे। तो थ्योरी के साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं। तो इसमें मैं जो मेन बात बताने जा रहा हूँ, रदरफोर्ड मॉडल का अल्फा पार्टिकल, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें कोलिजन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन आता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए, हम सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड मॉडल, बिकॉज अदर बहुत सारे साइंटिस्टों ने मॉडल दिए थे इसके एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल ने न्यूक्लियस का साइज के बारे में बात करा था। ठीक है, मॉडल रदरफोर्ड मॉडल, तो इसने जो एटम्स का जो साइज होता है उसके बारे में बात करी थी। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था इसने, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया था, एक हैवी एटम के उसमें इसमें अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी थी इसने। हैवी एटम का मतलब जैसे गोल्ड न्यूक्लियस हो गया, तो गोल्ड न्यूक्लियस को हैवी न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी गोल्ड फॉइल ले ली थी। गोल्ड फॉइल में बहुत सारे गोल्ड न्यूक्लियस होते हैं, इसका गोल्ड न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन यही होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या किया था, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल की बीम इससे प्रोजेक्ट की थी। तो काइनेटिक एनर्जी ईच अल्फा पार्टिकल के अल्फा है। उसने देखा था कि जो सीधे हेड ऑन कोलिजन करने वाले हैं, जो न्यूक्लियस के सेंटर के होंगे, वो मैक्सिमम डेविएट होंगे, मतलब 180 डिग्री का डेविएशन होगा। और जो इससे थोड़ा सा दूर होंगे वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होंगे, और ऐसे हो जाएगा और इस तरह से होगा। और जो काफी दूर होंगे ये थोड़ा सा और कम डिफ्लेक्ट होंगे, ये थोड़ा सा और कम डिफ्लेक्ट होंगे, और जो दूर होंगे ऑलमोस्ट वो सीधे निकल जाएंगे। तो ये मेन इसने किया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। न्यूक्लियस को जो चार्ज होता है वो जेड, इसकी वैल्यू होती है 79। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो होता है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो होता है ZE प्लस ZE। और अल्फा पार्टिकल का जो पार्टिकल होता है वो 2He होता है। इसका जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का वो 2E होता है, 2E, क्योंकि जेड से चार्ज आता है। किसी भी न्यूक्लियस का अगर जेड पता है तो उसको E से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका चार्ज आ जाता है। तो इन्होंने जो मेन बात बोली थी कि ये जो अल्फा पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन करता है, जो सीधे सीधे आ रहा होता है, तो एक समय एक ऐसा होता है कि वो न्यूक्लियस से सबसे करीब पास का सबसे करीब होता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आर नॉट जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस पर क्वेश्चंस आएंगे आर नॉट पर। और दूसरी आती है कोलिजन पैरामीटर पे क्वेश्चंस आते हैं। आर नॉट जो है वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, क्लोजेस्ट अप्रोच। ये तब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाली जा रही है जब एक हैवी न्यूक्लियस है, ये हैवी न्यूक्लियस है गोल्ड न्यूक्लियस, और ये लाइट न्यूक्लियस है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जेई में कि दोनों लाइटर न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछी जाती है, या दोनों हैवी न्यूक्लियस के बीच में पूछी जाती है। लेकिन ये जो केस लिया था रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल वाला, उसमें एक हैवी न्यूक्लियस लिया था, एक लाइट न्यूक्लियस लिया था। तो ये है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसका चार्ज 2E होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है सर्टेन एंगल थीटा पर, जैसे ये वाला डिफ्लेक्ट हो रहा है थीटा एंगल पर, या कितने किसी कौन सा पार्टिकल कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट होता है, इसकी एक नंबर होती है। दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल, दूसरी बात पूछी है नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एंगल थीटा, ये पूछा जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी, टोटल वर्क डन जो होगा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क डन क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन जो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या है ये भी पॉजिटिव चार्ज, रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन होगा।
तो आप U प्लस के कॉन्स्टेंट भी कर सकते हैं, U प्लस के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बात वही है। वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वर्क डन होगा, फील्ड का वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होता है कि फील्ड के अगेंस्ट आ रहा है, फील्ड का वर्क डन आएगा उतना ही पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम इसमें भी कर सकते हैं कि U प्लस, स्टार्टिंग में काफी लॉन्ग डिस्टेंस पर तो U 0 हो जाएगा, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक K अल्फा है, जब ये डिस्टेंस और क्लोजेस्ट अप्रोच पे आएगा तो वहां पे पार्टिकल फिर से रेस्ट में आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल, उस समय पोटेंशियल जी मैक्सिमम हो जाएगी, कितना हो जाएगी, जेड के जेड ई इंटू 2E अपॉन कितना है आर नॉट, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करके हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं, के जेड ई स्क्वायर के 2 ZE स्क्वायर अपॉन के अल्फा, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगी मीटर में, ये लगभग 10⁻⁻15 के ऑर्डर की होती है चिराग, इससे निकालते हैं। और हो सकता है कि वो स्पीड दे दे तो आपको काइनेटिक एनर्जी को लिखना होगा हाफ mv स्क्वायर निकालना होगा, हाफ m u अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के अल्फा। तो जनरली के काइनेटिक एनर्जी ही देता है, उससे आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये चीज हो गई। एक चीज पूछा जाता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एंगल थीटा, तो वो होता है 1 अपॉन प्रोपोर्शनल 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ये एक फॉर्मूला होता है कि कितने पार्टिकल, लास्ट ईयर आया भी था क्वेश्चन जेईई में, कि कितने पार्टिकल थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे, वो पूछ लेगा कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल का रेशियो बताइए, n1/n2 का रेशियो बताइए। तो जिसको ये लॉ पता होगा he can do this question। तो आप लेंगे साइन की पावर 4 थीटा 120 या थीटा 2 पर हो जाएगा, साइन की पावर थीटा बाई 2 साइन की पावर 4 थीटा 1/2। ठीक है चिराग, गेटिंग माय पॉइंट? चिराग यस ओके। अब इसमें जो है ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कोलिजन पैरामीटर भी पूछा जाता है। कोलिजन पैरामीटर क्या होता है? कोलिजन पैरामीटर जो होता है उसमें देख लीजिए कि जो हेड ऑन कोलिजन कर रहा होता है न्यूक्लियस के साथ, जैसे ये गोल्ड न्यूक्लियस है, इसका चार्ज हो गया ZE, और ये जो हेड ऑन कोलिजन कर रहा है इससे दूसरा पार्टिकल जो ऑब्लिकली कोलाइड कर रहा होता है, जो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है थीटा एंगल पर, है ना। तो ये जो पैरेलल डिस्टेंस होती है, ये पहले ये हेड ऑन कोलाइड कर रहा है लेकिन ये ऑब्लिकली कोलिजन कर रहा है, ये एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हो गया, ये जो होता है इसको बोलते हैं कोलिजन पैरामीटर। क्या बोलते हैं? बीज एयर कोलिजन पैरामीटर, कोलिजन पैरामीटर। कोलिजन पैरामीटर जो प्रोपोर्शनल टू cot थीटा बाई 2 के प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है? cot थीटा बाई 2। ये रिजल्ट है जो कंक्लूजन आपको ध्यान रखने चाहिए। तो ये तो मैंने बता दिया आपको। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बोहर मॉडल है। क्या है? बोहर मॉडल और हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो बोहर मॉडल क्या है? रदरफोर्ड मॉडल में यही सब बातें थी जो जरूरी थी। रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एटम्स के स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। सब क्यों? क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है जनरली अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं, तो वो एनर्जी लूज करेंगे, फाइनली वो एटम्स में गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो अनस्टेबल बोला था, इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इसने क्या बोलते हैं, बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो है बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, हटा दूं इसको। यस सर दैट इज बोहर एटॉमिक मॉडल। ये रिजल्ट जो अभी मैंने लिखा है वो आप याद रखेंगे। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल। cot थीटा बाई 2 में थीटा वो एंगल था रिफ्लेक्शन वाला एंगल जो है वो ये वाला एंगल है जो ऑरिजिनल डायरेक्शन से जो डिफ्लेक्ट हो गया, वो जैसे ये डिफ्लेक्ट होगा ना, डायरेक्शन ये थी, जिस एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला एंगल को थीटा बोलते हैं। ठीक है, यस वो एंगल ऐसा ये वाला भी हो सकता है थीटा, ये वाला थीटा कितना हो 180 हो जाएगा, 180 से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस तो बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल में इसमें कुछ पॉइंट्स जरा लिख लीजिए। इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। बताऊं, इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। H लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल होता है,
लाइक एटम, एच लाइक एटम्स लाइक जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, बेरिलियम 2 प्लस हो गया, लिथियम 3, बेरिलियम 2 होता है, लिथियम 3 होता है चिराग, बेरिलियम 2 प्लस होता है या लिथियम 2 प्लस होता है? बेरिलियम 2 प्लस होता है, लिथियम 2 प्लस होता है? मुझे लगता है लिथियम 3 प्लस होता है क्या? लिथियम 3+ होता है सर, बेरिलियम 2 प्लस और लिथियम 3+। पक्का? हाँ सर 100%। ओके, और सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा 10 प्लस, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होता है 1 इलेक्ट्रॉन स्क्वेयर, 1 इलेक्ट्रॉन एटम को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। जैसे सर हीलियम में N10, सर Na+10 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन कोई दे नहीं सकता। बेटा ये दे नहीं सकते की बात नहीं हो रही, ये बात है कि अगर हम यहाँ पे इसके लिए बनाएंगे, क्यों नहीं? सोडियम से क्या 10 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते, 11 है ना टोटल इलेक्ट्रॉन, एग्जिस्ट करे या ना करे बात की बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निकाले जा सकते हैं। हाँ सर निकाल उसको सकते हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम बनाएंगे तो 10 Na प्लस, Na10 प्लस, ठीक है। सोडियम, हाँ हाइड्रोजन लाइक एटम बनाना है आपको यार, कोई भी बना सकते हैं। लिथियम 2 प्लस होता है, एक बार सही कर लीजिए, आई थिंक मुझे लगता है डाउट है, लिथियम 2 प्लस होता है बेटा चिराग, लिथियम 2 प्लस होता है, बेरिलियम 3 प्लस होता है, इसको चेक कीजिए, आप चेक कीजिए। लिथियम का 2 प्लस होता है, बेरिलियम का 3 प्लस होता बेरिलियम, हाँ लिथियम बेरिलियम की बात आएगा, है ना? लिथियम 3+। मुझे ऐसा याद आ रहा है, लिथियम बेरिलियम, लिथियम लिथियम का 2 बेरिलियम प्लस आता, हाँ सही है, लिथियम है का ना? बेरिलियम आता, हाँ सही है। हाँ, तो जैसा मुझे डाउट हो रहा था वो ध्यान रखिएगा, बेरिलियम 3 प्लस होता है। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम होते हैं, एच लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल है। इसमें कुछ पॉइंट्स थे, तो पहले होता है बोहर पोस्टुलेट्स, कुछ पॉइंट्स हैं इसके, दैट इज कॉल्ड बोहर पोस्टुलेट्स के नाम से आते हैं, बोहर्स पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स यानी बोहर की अभिधारणाएं या बोहर के विचार कह सकते हैं। पहला बोहर का विचार ये था कि उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में, और घूमने के लिए उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होता है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होते हैं फिक्स ऑर्बिट में वो रेडिएशन एमिट नहीं कर रहे होते, ये भी बात बोली थी, तो लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सर हाँ बेटा बोलो चिराग। तब बोहर के जो पॉस्टुलेट थे वो हाइपोथेटिकल थे, उसके पीछे प्रूफ भी दिया था बोहर ने। प्रूफ नहीं, उसने जो विचार माने हैं वही उसने लिखे भी थे, हाइपोथेटिकल तो नहीं कहा था उसने, वो उसमें कुछ सोच सोच के ही बोला था उसने, ठीक है। जरा एक गिलास पानी पास कर देना जरा। देखो जो पोस्टुलेट्स थे उसने हाइपोथेटिकल माने क्या माने, लेकिन उसके जो विचार थे वो सही थे। अब हमें इससे उसके विचार से मतलब है, हम उसके कैसे उसने माने उससे हमें मतलब नहीं है, अंडरस्टैंड चिराग? हाँ तो बोहर पोस्टुलेट से में पहला पॉइंट तो यही था कि जो न्यूक्लियस उसके बीच में फोर्स लगता है, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगता है दैट इज बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, के जेड ई ई स्क्वायर, जेड ई जी इंटू ई अपॉन आर एन, आर एन का मतलब रेडियस इन nth ऑर्बिट, ये आ जाएगा एम बी एन स्क्वायर अपॉन आर एन, तो ये आपका ये लॉ बन जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन इजिकल टू एम बी एन, एक आर एन से आर एन कट जाएगा, ये एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा, एक इक्वेशन ये बन जाएगी यहाँ से। दूसरा जो विचार था इसका बोहर का मानना ये था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है ना, उसमें उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे वो nth ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, NH/2 हाँ, तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसका
J या एंगुलर मोमेंटम H वो NH/2 होता है। यानी MBR जो होता है MBR MBN RN, BN क्या वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, रेडियस इन nth ऑर्बिट RN है, ये हो जाएगा NH/2 इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से आ गई। इंटरनेट का कभी भी इशू सकता है, रुक रहा है बार बार। तो MH/2 इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब इन दोनों की हेल्प से, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से बहुत सारे एक्सप्रेशन इसने निकाल के दिए, वो मैं एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ आपको, तो आपको काम आएगा। और BN RN क्या है, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, RN क्या है, रेडियस इन nth ऑर्बिट। ठीक है, हटा दूं चिराग इसको? तो एक सेकंड, ये हटा दीजिए। तीसरा जो विचार है, उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी भी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, n = इन्फिनिटी तक होते हैं, n = 1 से स्टार्ट होकर n = इन्फिनिटी तक होते हैं, ऐसे 4, बीच में और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर से गेन करता है किसी, मतलब अगर ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या बोलते हैं इसको चिराग, क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, या थर्ड स्टेट को सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, और फोर्थ स्टेट को बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। 1:5 इस तरह से। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी मिलती है, जैसे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दी, एक्स्ट्रा एनर्जी आपने कोई बाहर से दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी उस ऑर्बिट को छोड़ के हायर ऑर्बिट में चला जाता है। हो सकता है 2 में चला जाए, हो सकता है 3 में चला जाए, हो सकता है 4 में चला जाए, हो सकता है 5 में चला जाए, हो सकता है किसी भी में जा सकता है। बोलो, अब ये जाएगा तभी, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो ये एनर्जी दी जा रही है इसको, सप्लाई एनर्जी ई जो इसको दी जा रही है सप्लाई, वो इतनी होनी चाहिए कम से कम, ये सप्लाई एनर्जी की, जिस ऑर्बिट में जाए, मान लो n ऑर्बिट में चला जा रहा है, ये मान लो n1 ऑर्बिट में चला जा रहा है, n1 से n2 ऑर्बिट में चला जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो n2 ऑर्बिट और n1 ऑर्बिट की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो एग्जैक्ट सप्लाई एनर्जी के बराबर होना चाहिए। अगर सप्लाई एनर्जी किसी भी दो एनर्जी के ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि इस एनर्जी में अगर यहाँ पे भेजना है इलेक्ट्रॉन को थर्ड में, तो 1 से थर्ड में तभी जाएगा कि जब थर्ड और 1 की एनर्जी का डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस सप्लाई एनर्जी के बराबर होगा, एग्जैक्ट, जरा सा ना कम ना जरा सा ज्यादा। अरे बात समझ में आएगी नहीं आएगी? किसी भी ऑर्बिट में एक्साइड स्टेट में तभी जाएगा जब वो उस स्टेट और जिस स्टेट से गया उस स्टेट का एनर्जी का डिफरेंस एग्जैक्टली सप्लाई एनर्जी के बराबर होगा, तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ओके, है क्या? और ये जो एनर्जी का डिफरेंस अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर ये एनर्जी का डिफरेंस डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आप इसको डायरेक्ट वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। समझिए, इस डायरेक्ट वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो 12400 अपॉन डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आपको उस वेवलेंथ आएगा, उस दोनों एनर्जी के स्टेट का डिफरेंस पता चल जाएगा। और पता है जब जिस स्टेट में जाता है, मान लो अगर ये n1 से n2 वाली स्टेट में चला गया, तो n2 वाली स्टेट में जब गया तो 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकेगा और फिर से वापस आएगा। फिर से जो वापस आएगा वो डायरेक्टली भी आ सकता है या स्टेप बाय स्टेप करके भी आ सकता है। बोलो, डायरेक्टली आ सकता है या स्टेप बाय स्टेप करके आ सकता है? चिराग, सर दोनों तरीके है, मतलब नहीं n2 से n1 डायरेक्ट ही आएगा, n2 से n1 में आएगा तो स्टेप बाय स्टेप क्यों आएगा? डायरेक्टली भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी डायरेक्टली भी आने की है,
और डायरेक्टली ना आने की भी है, मतलब वो N2 से बीच में जितने भी ऑर्बिट पड़ेंगे हो सकता है उनसे होते हुए आए। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस लाइन पूछी जाती है, इससे क्या पूछी जाती है, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस लाइन। जैसे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर N1 से N2 में गया तो वापस जब N2 से N1 में आ रहा है तो कितनी लाइंस मिलेंगी, अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो कितनी लाइंस मिलेंगी टोटल, कुल कितनी लाइंस मिलेंगी, कितनी भी लाइंस आ सकती हैं, बीच में और भी ऑर्बिट्स हैं, बोलो। हाँ सर सही। तो कहने जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस लाइन निकाली जाती है इससे, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस लाइन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन। चिराग एक बार मैसेज लिख दीजिए कि बच्चे आ जाएं, मैं तो किसी का मैसेज आ चुका, मैं तो ये रिकॉर्डिंग सबको डिलीवर कर दूंगा तो ये देख लेंगे। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस लाइन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है N2 माइनस N1 और N2 माइनस N1 प्लस 1 बाई 2। चिराग क्या होता है नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन का फॉर्मूला, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस N2 1 बाई 2। यानी आपने वो पढ़ा होगा ये NC2 होता है ना, NC2, तो NC2 हाँ को सर इसी तरह का फॉर्मूला हो गया, बट NC2 नहीं बोल सकते इसको, अगर N से 2 में जाता है NC2 तब वो NC2 लगाते हैं। इसका तो जब N से फॉर्मूला NC2 का फॉर्मूला जानते हैं आप क्या होता है, N इंटू N माइनस 1 बाई 2 ना। हाँ सर एन हाँ वो अलग है सर, मतलब ये अलग है वो अलग है थोड़ा। हाँ तो ये अलग है ना, ये अगर वो तब है जब वो NC1 है, सर सॉरी NC1 होता है ना, ये NC1 है ना, NC1 होता सर है ये ना, ये NC2 NC2 नहीं होता, ये सर, NC1 होता है, NC1 होता है, चेक करो। नहीं सर, सर हाँ NC2 का NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, NCR का फॉर्मूला होता है। और चेक कर NC2 ले उसी होता है, फॉर्मूले NC2 का यही n होता है। फैक्टोरियल इनटू, हाँ सर NC2 का ये होता है n इनटू n माइनस 1/2। अच्छा अच्छा NC2, तो इसका नंबर ऑफ लाइन इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको C2 NC2 में बोल सकते हैं क्या, कुछ इसको बोल सकते हैं क्या, आई थिंक इसको नहीं बोल सकते ना। नहीं बोल सकते सर। हाँ तो इसको आप ऐसे ही याद रखो, क्योंकि जनरली क्या है ये 1 से अगर 1 से N में जा रहा है, N से अगर 1 में आ रहा है तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन ये होती है। ये फॉर्मूला कब लगता है, देखो एग्जैक्टली अगली लाइन से लिखूं क्या बताऊं, बता दो। हाँ हटा दीजिए, अगर मेरा लिख कहने लिया। वाला ये है कि अगर N से 1 में आ रहा है तो कितने भी उससे आ सकता है, कितनी भी लाइंस आ सकती हैं ऐसा भी लाइन। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन इसमें पूछा जाए, एन कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, एन से अगर 1 में आ रहा है तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन आएंगी, नंबर ऑफ लाइंस जो आएंगी NC2 होता है, वो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। और अगर N1 से N2 से N1 में आ रहा है, N2 से N1 में आ रहा है तो आएगा आपका ये आएगा N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 बाई 2। ये N2 से N1 में नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन होती है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। फॉर एग्जांपल अगर वो कहे आपसे कि 4 से मतलब n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, ट्रांजिशन लाइन बताओ, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 4 इंटू 3 माइनस 3 4 माइनस 1 3 हो जाएगा बाई 2, कितना होगा 6 आएंगी, कितनी आएंगी 6 लाइन्स आएंगी। और जैसे अगर आपसे कह दे कि n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है, अगर 1 में ना आगे तो इससे निकालेंगे, तो इससे निकालते हैं, ये हो जाएगा N2 5 हो गया, N1 आपका 3 हो गया, तो 5 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3 प्लस 1 बाई 2 कितनी आ गई, ये आएंगे 2, और यहाँ से कितना आया, यहाँ से आ गया आपका 6 माइनस 3 बाई 2 यानी 3 आएंगी, कितनी आएंगी 3 आएंगी। 3। तो आप ये याद रखना कि ये रिजल्ट जरूर आपको हेल्प करेगा कि ट्रांजिशन लाइन निकालने के लिए, ठीक है चिराग। हाँ और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है ना अपनी ऑर्बिट में तो रेडिएशन एमिट करते हुए आता है, तो जो भी रेडिएशन एमिट करता है वो फोटोन की एनर्जी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, यानी डेल्टा एच ये हो जाएगा आपका SC बाई ऐसी वाली 1 लैम्डा। अपॉन लैम्डा 1 N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर।
ठीक है, और जेड आर एस सी होता है, आर एस सी, हाँ सर, आर एस सी अपॉन जेड, आर एस सी जेड स्क्वायर, आर एस सी जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जूल में आएगा, किसमें आएगा, आर अगर एस सी लिखा है तो ये जूल में आएगा, और अगर डेल्टा ई आपको ऐसे लिखना है, अगर आर एस सी नहीं लिखोगे तो ये आएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक सर। ये आर क्या होता है, रिडवर्ड कांस्टेंट होता है, क्या होता है ये, रिडवर्ड कांस्टेंट, आर इज हियर रिडवर्ड कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। तो इसकी वैल्यू 1.09 10 की पावर 7 होती है ना, रिडवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू 1.09 10 की पावर 7 1.097 into 10 to power 7 पर मीटर होती है पर मीटर। हाँ सर, आर की वैल्यू, आर एच बोलते हैं इसको, जनरली आर एच बोलते हैं, आर एच। ओके, यस सर। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि ये हम लोग वैल्यू कब लेते हैं, जब हम आर की वैल्यू होती है 1.097 and 10 to power 7 पर मीटर। ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट 10 to power 7 पर मीटर, ये 10 to power 7 लिखा 7। ठीक है, लालू हाँ सर, एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं? क्या चीज, क्या, एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं सर, एक जूल में? हाँ लिख लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है बेटा 1.6 10 to power 19 जूल होते हैं। ये कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 MeV होता है, 1.6 10 to power 6 जूल होता है, 10 to power minus 13 जूल, सॉरी 1 MeV में इतने जूल होते हैं, MeV का मतलब मेगा, अगर इसमें 10 to power 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1 मेगा का मतलब होता है 10 to power 6, तो आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 to power 13 जूल होता है, 1.6 10 to power minus 13 जूल। ठीक सर। ओके, हटा दो इसको। यस सर, लिखिए। यस सर, लिख लिया। अब ये तो तीनों मोड नो हो गए, ये हमने बता दिया। हाँ, तो रेडिएशन तभी एमिट करेगा जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा, तभी रेडिएशन एमिट करता है। इससे अलग अलग ट्रांजिशंस लाइन आती हैं, तो मैं आपको कुछ एक्सप्रेशन लिखवा देता हूँ, वो याद कर लेना है आपको, उससे क्वेश्चंस आएंगे। एक तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लीजिए, एन के टर्म में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट, इन nth स्टेट, nth स्टेट, bn का वो सिंपल वो फॉर्म भी लिखवा देता हूँ जो जरूरी है, 2.19 into 10 to power 6 Z/n। ये जो वैल्यू लिखी गई है ये बी नॉट लिखी गई है, बी नॉट बोले तो बता रहा हूँ, अगर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले वो आपसे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हो गई, हाइड्रोजन एटम के लिए भी लगता है ये, और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी लगता है चिराग, ये हाइड्रोजन एटम के लिए भी लगता है और हाइड्रोजन लाइक यस एटम के लिए भी लगता है। देखो अगर वो कह दे आपको मिनिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, तो वो एच एटम में पॉसिबल है, किसमें, फॉर एच एटम के लिए पॉसिबल है। एच एटम के लिए जेड कितना होता है, इट इज पॉसिबल फॉर एच एटम, जेड 1 होता है, और एन कितना हो जाएगा, एन 1 होता है, तो ये हो जाएगा B1 की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 2.19 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। चिराग वो हाइड्रोजन एटम के लिए पॉसिबल है। ओके, यस सर। गेटिंग, तो ये ध्यान रखना होगा। और अगर जैसे पूछे आपको वेलोसिटी ऑफ लिथियम 2+ पूछते हैं, अगर आपको लिथियम वेलोसिटी फॉर लिथियम 2+ फॉर 6 स्टेट पूछ लेता है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बी पर जाना है सीधे, यहाँ पे हो जाएगा बी नॉट, तो ये वैल्यू फिक्स है। जेड की वैल्यू इसकी क्या होता है 3 होती है, ये 2+ है तो इसका जो एक आगे होगा वो जेड होता है, और ये 6 स्टेट में पूछा एन बराबर 6 हो जाएगा, तो B/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी
बी का मतलब ये इतने बाइट गेटिंग चिराग, यस सर। समझ आया? बता दूं? हाँ सर। अब ये एक्सप्रेशन याद रखना। इसी तरह रेडियस का एक्सप्रेशन भी होता है, वो भी नोट कर लो। रेडियस का एक्सप्रेशन, velocity of electron in radius in nth or state, radius in nth state, radius in nth state। ये रेडियस जो nth स्टेट में हो जाएगी, इसकी जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए, आर एन का ये होता है एन स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन समथिंग, कुछ इतना बड़ा सा होता है, बट उसमें उस फॉर्म में भी चले जाइए जिसका जरूरत पड़ती है हमें। इसकी वैल्यू आर नॉट और एन स्क्वायर बाई जेड ये होता है। आर स्क्वायर एन जेड, आर स्क्वायर की वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है आर नॉट की 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड। एंगस्ट्रॉम में आएगा, क्या आएगा ये? एंगस्ट्रॉम में। ये रेडियस इन nth स्टेट आ गई। हाइड्रोजन एटम के लिए लिखना है तो वो मिनिमम होगी और n की वैल्यू 1 हो जाएगी, z की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगी। किसी हीलियम प्लस के लिए लिखना है, मान लो हीलियम प्लस के लिए n इज इक्वल टू थर्ड स्टेट पे लिखना है मान लो, तो आप इसी से निकाल सकते हो 0.53 और n की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर अपॉन z। हीलियम प्लस का z कितना होता है 4, तो ये रेडियस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, सॉरी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। एंगस्ट्रॉम में एनर्जी थोड़ी है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, बोलो ना यार। हाँ। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जरूरी है कि रेडियस किस पर डिपेंड करती है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जेड के, और वेलोसिटी में क्या था इसका फंक्शन बी एन जेड का, हाँ क्या ये होता है जेड बाई एन के था, किसके था? जेड बाई एन। सर? हाँ अपॉन में सर 2 नहीं आएगा, अपॉन में 2 नहीं आएगा, मतलब एटॉमिक नंबर 2 होता है ना हीलियम का। हीलियम नंबर का 2He4 होता है। अच्छा अच्छा सॉरी, जेड होता है ना 2, सॉरी ठीक है सही कह रहे हो आप, 2He4 होता है, मुझे ऊपर का याद रहा था, तो 4 से नहीं 2 से डिवाइड करें। करेक्ट, यू आर करेक्ट यार। ओके यस। ओके। तो अब इसी तरह से आप किसी भी उसका, और इसका एन क्या होता है? जेड, एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शन होता है। ये सबकी ये लॉ जरूर याद रखना कि एन और जेड पे कैसे निर्भर करता है। तो रेडियस हो गई। अब ओमेगा अगर निकालना, ओमेगा एन जेड, तो ओमेगा क्या होता है? बी, बी बराबर आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है? बी अपॉन आर, बी एन जेड अपॉन आर एन जेड। तो आप निकाल सकते हो बी एन जेड क्या है? बी एन जेड किसके प्रोपोर्शन? जेड बाई एन हो गया, जेड बाई एन अपॉन ये क्या हो गया? ये होगा आपका एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आएगा आपका जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू। ओमेगा में जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू आएगा प्रोपोर्शनल। तो टाइम पीरियड में किसके हो जाएगा? टाइम पीरियड हो सकता है या फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी एन जेड, ये प्रोपोर्शनल टू उल्टा हो जाएगा, एन क्यू अपॉन जेड, जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एन क्यू अपॉन ये उल्टा हो जाएगा, ये इसके जैसे ही रहेगा। ओके, ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू, यानी फ्रीक्वेंसी जो लीनियर का रिलेशन होगा जेड और एन के साथ वही ओमेगा का होगा। चिराग यस सर। ओके, तो ये ध्यान रखना होगा आपको इस तरीके से। ओके, अब इसमें और भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जरा वो नोट कर लीजिए। हटा दो इसको चिराग, यस सर। ये एक्सप्रेशन भूलना मत, याद रखे रहना, काम आएंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग उसकी बात करें, करंट मूवमेंट, उसकी मैग्नेटिक करंट की बात करें, करंट आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उसके इक्विवेलेंट करंट बनती है ना। करंट आपको याद करो, करंट सिटी में पढ़ाया था। चार्ज को मल्टीप्लाइड वही क्या करें, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई चार्ज डिवाइड बाई टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? करंट बन जाती है। क्या बन जाती है? करंट। ये इलेक्ट्रिकल करंट है, इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट बनती है। करंट का क्या ग्राफ होता है? चार्ज का तो कोई ई और जेड के साथ नहीं होता, अभी आपने टी का देखा जेड के साथ, या फ्रीक्वेंसी का देखा, तो जो करंट का होगा वही उसका होगा फ्रीक्वेंसी का होगा। चेक कर लो, करंट का जो होता है, यानी करंट भी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू। चिराग करंट का हो गया ये याद रखना होगा आपको।
अब मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड का बी एन जेड। तो बी क्या होता है आपको पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, याद करो। आई का भी देख चुके हो आप, आर का रेडियस का भी आपको पता है, तो ये प्रोपोर्शनल आई में लिख सकते हो आप जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू, और आर में लिख सकते हो आप एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो बन जाएगा आपका जेड क्यू अपॉन एन की पावर 5, क्यों बेटा, एन क्यू अपॉन जेड की पावर 4, जेड क्यू अपॉन एन की पावर 5। तो अगर कुछ चीजें भूल भी जाओ तो निकाल लिया करो यार चिराग। हाँ मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, इस तरह से और एनर्जी का भी निकाल सकते हैं, एनर्जी का, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट होता है माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये जो ई एन जेड होता है ये प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, यही पोटेंशियल एनर्जी का होता है सेम, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यही काइनेटिक एनर्जी का होता है, जेड स्क्वायर सारी अपॉन एनर्जी एन। का सेम होता है मतलब ना सर? हाँ बट यार ने पोटेंशियल यानी जेड और एन का संबंध तो तीनों का सेम ही होगा ना यार, बोलो। हाँ सर। टोटल एनर्जी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, बट पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी का हाफ होता है, डबल होता है, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। यस। ठीक है, जो चिराग आज के लिए इतना ही, ठीक है। और कोशिश करेंगे इस संडे को हम इसका समापन कर दें सिलेबस का, ओके। फिर हम आपको क्या करेंगे, हम आपको चैप्टर दिया करेंगे और एक असाइनमेंट दिया करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक चैप्टर तैयार करने के लिए देंगे और यस एक असाइनमेंट देंगे। उसके क्वेश्चन, और क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन हुआ करेंगे। वो क्वेश्चन बना के आप उसका सोल्यूशन मुझे भेजा करिए, मैं उसके आंसर का ही बताऊं, फिर आप देखना कितने गलत है कितने सही है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे सर। हम। हाँ सर असाइनमेंट भेजिएगा तो आप उसमें भेज दीजिएगा, टीचमेंट में असाइनमेंट अपने आप मतलब हम लोग फोटो अपलोड कर सकते हैं मतलब उसी में, हाँ ऐसा कर ये भेज देंगे। दीजिएगा। हाँ उसी में टीचमेंट में अपलोड कर दिया सही करूँ, से हो जाएगा। उसी में डेली एक असाइनमेंट अपलोड कर दिया करूंगा चैप्टर वाइज, है ना। उसको बना बना के भेजना, ठीक है। यस सर। तो इस संडे यस को सर। हम खत्म कर देंगे सिलेबस, ठीक है। चलो यस सर। चलो सर तो सेमी ये मैं, कंडक्टर वो होता है ना, न्यूक्लियर सेमी कंडक्टर। हाँ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। संडे को हम लंबी क्लास ले लेंगे, 2 घंटे की ले लेंगे, ठीक है, खत्म कर देंगे, ठीक है, ओके। यस सर। सैटरडे को होगी सर, सैटरडे को। सैटरडे सैटरडे को को। क्लास, हाँ कल सैटरडे को भी ले लेंगे। हो सकता है कल सैटरडे को हम ऐसा करें कि जहाँ हम क्लास कल पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे, चूंकि वहाँ पर तो हो सकता है उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड ही कर लें, है ना। और आपको भी इनवाइट कर देंगे, अगर आप आना चाहो तो आ जाना उस क्लास में। कल मॉर्निंग होगी, लेकिन वो क्लास मॉर्निंग होगी करीब 6:30 से 7 के बीच, 7:30 के बीच, 6:30 से वो क्लास होती है 8:30 के बीच में, 2 घंटे क्लास होती है वो। तो उसमें तक कल ठीक सेमीकंडक्टर सर। उसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। मैं आपको यस। पहले फोन कर दूंगा आपको अटेंड करने के लिए क्लास, ठीक है। आप चाहो तो यस अटेंड सर। कर, चलो फिर, ओके।